गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मेरा नाम है अर्पिता और आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आई हूँ जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉज। नाउ आप लोगों को अभी किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है केस लॉज। केस लॉज जो 2023 में आए हैं। 2023 के जो केसेस है उनमें कोई ना कोई पुराना केसेस हमेशा रेफर किया जाता है, राइट? तो वो जो रेफर्ड केसेस है, जो वो लैंडमार्क केसेस है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कोई भी ऐसा केस जिसमें कुछ ऐसी चीज हेल्ड की गई है, कोई नया इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ दिया गया है, किसी चीज को ओवर रूल कर दिया गया है, ऐसे केसेस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडियन एविडेंस एक्ट अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है, क्योंकि इसमें से एक ना एक पैसेज तो आता ही है। तो इसीलिए ध्यान से देखिए, इन केसेस को अच्छे से याद करने की कोशिश करिए। और 2023 के लेटेस्ट जजमेंट्स की सीरीज तो हमारी चल ही रही है, तो दिस विल सप्लीमेंट दैट इज वेल। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस से। देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो है एडमिसिबिलिटी एंड रेलेवेंसी का डिफरेंस। इस केस में वही डिफरेंस पॉइंट आउट किए गए थे। रेलेवेंसी एडमिसिबिलिटी से कैसे डिफरेंट है, यही बताया गया था इस केस में। तो कैसे डिफरेंट है? रेलेवेंसी में लॉजिकल चीजें दी गई हैं। जैसे अगर किसी का खून हुआ है तो मोटिव जिसका होगा, उसी ने खून किया होगा, तो मोटिव रेलेवेंट हो गया। सिमिलरली किसी की डेथ हुई है तो वो पर्सन ने जिससे मरने से पहले जिसके बारे में कुछ कहा होगा, जिसके मरने से पहले जिस पर्सन के बारे में अपनी मौत से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट अगर दिया होगा, तो वो स्टेटमेंट भी रेलेवेंट हो गया, राइट? तो इसी तरह से लॉजिकल चीजों को जिन्हें आप कोर्ट में प्रस्तुत कर सके, जिन्हें आप कोर्ट में एज एन एविडेंस लेके जा सके, उन चीजों को कहा गया है रेलेवेंसी। लेकिन हम ये सब जानते हैं कि जितनी भी चीजों को आप कोर्ट के सामने पेश करते हैं, कोर्ट उस हर चीज को एक्सेप्ट तो नहीं कर लेता। कई चीजों को कोर्ट एक्सेप्ट करता है, कई चीजों को कोर्ट रिजेक्ट कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आप इसको ठीक से प्रूव नहीं कर पाए। तो ये जो एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन वाला पार्ट है ना, ये है एडमिसिबिलिटी। ये वाला डिफरेंस कहाँ ले डाउन किया गया था? ये किया गया था राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में। इसी केस में एक और चीज एडमिसिबिलिटी के बारे में जो बताई थी, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको सभी को पता होना चाहिए। सो रेलेवेंसी क्या है? रेलेवेंसी इज बेस्ड ऑन लॉजिक्स, लेकिन एडमिसिबिलिटी इज बेस्ड ऑन प्योर लॉ। कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ लॉ। फॉर एग्जाम्पल, कन्फेशन रेलिवेंट है, पर कन्फेशन वाइफ को किया तो फिर रेलिवेंट नहीं है। कोई लॉजिक है इस बात में? लेकिन नहीं, लॉ ने कह दिया है तो कह दिया है। सेक्शन 122 ने मना कर दिया है तो कर दिया है। इसी तरह से ये चीजें चलती हैं, ठीक है? इसके अलावा एडमिसिबिलिटी क्या है? एडमिसिबिलिटी मोड एंड मेथड है चीजों को प्रूव करने का। जैसे डॉक्यूमेंट की एविडेंस को प्राइमरी से ही प्रूव किया जा सकता है। ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस सेकेंडरी एविडेंस अलाउ किए जाएंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आप कभी भी प्रस्तुत करना चाहते हो तो आपको 65B के सबसेक्शन 4 में जो सर्टिफिकेट दिया है वो उसे भी पेश करना पड़ेगा। तो इस तरह से चीजें आपको इस तरह से एडमिसिबिलिटी डिसाइड होती है। तो अगर आपने वो सर्टिफिकेट ही नहीं दिया तो आपका एविडेंस कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, कितना भी रेलेवेंट क्यों ना हो, उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो इनएडमिसिबल हो जाएगा। ठीक है? आई होप आपको थोड़ा डिफरेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज द केस ऑफ आर एम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नाउ ये जो केस है ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। सो रेस टेस्टे क्या है? रेस टेस्टे आप सभी लोगों को पता है। रेस टेस्टे में ऐसी चीजें जो मेन ऑफेंस के साथ हुई है, या फिर जो मेन एक्ट है सिविल केसेस में भी, क्योंकि रेस टेस्टे इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए जो मेन एक्ट है उसके साथ जो और भी चीजें हुई हैं वो सारी चीजें रेलिवेंट है, राइट? जैसे अगर किसी ने किसी को चाकू मारा, तो चाकू मारते समय अगर किसी ने चीखा और वो चीख किसी को सुनाई दी, तो ये रेजिस्ट्रे है। ये है रेजिस्ट्रे का कॉन्सेप्ट। अब आर एम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में हुआ क्या था? केस में क्या डिसाइड हुआ? ये डिसाइड किया गया कि टेप रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन भी रेजिस्ट्रे का पार्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टेप रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन कहीं रेलेवेंट नहीं होते हैं, तो टेप रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन भी रेलेवेंट होते हैं। ठीक है? कहाँ रेलेवेंट होते हैं?
रेस जेस्टे में होते हैं, सेक्शन 6 में होते हैं। इसके अलावा सेक्शन 7 एंड 8 में भी होते हैं। सेक्शन 6, 7 एंड 8 ये तीनों ही रेस जेस्टे का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा डाइवर्सिफाइड कॉन्सेप्ट है। यही एक डिफरेंस था। इसके बाद नेक्स्ट है आर वर्सेस रिचर्डसन का केस। नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग केस। इस केस के बारे में आप सभी लोगों ने काफी पढ़ा होगा। सो रिचर्डसन क्या था? रिचर्डसन ने एक मेंटली अनस्टेबल लड़की को मार दिया था बिकॉज शी गॉट प्रेग्नेंट। तो प्रेगनेंसी छुपाने के लिए उसने उस लड़की का खून कर दिया था। इस केस में बहुत सारे फैक्ट्स को रेलेवेंट माना गया था। जैसे रिचर्डसन जब मर्डर करके भाग रहा था तो उसके जूतों की छाप छूट गई थी। वो जूतों की छाप कहाँ रेलेवेंट है? इसका जवाब पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगी। सिमिलरली जिस एक्स को उसने ग्राइंड किया, जिससे उसने मर्डर किया, वो एक्स भी रेलेवेंट है, वो ग्राइंड करना भी रेलेवेंट है प्रिपरेशन में, राइट? एक्स ग्राइंड करना क्या है? प्रिपरेशन ही तो है। तो इसी तरह से बहुत सारा चीजें इसके अंदर रेलेवेंट बताई गई थी सेक्शन 6, 7 एंड 8 के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट था रटन वर्सेस क्वीन का केस। ये एक लैंडमार्क केस इसलिए है क्योंकि रेस्टेस्टे का पूरा कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे बदल दिया गया, हर चीज चेंज कर दी। सो इसके पहले बहुत सारे केस आए थे, जैसे आर वर्सेस बेडिंगफील्ड का केस, आर वर्सेस क्रिस्टी का केस। इन दोनों ही केसेस को इस केस में ओवररूल कर दिया था। क्या थे ये पुराने केसेस? इन केसेस में कहा गया था कि ड्यूरिंग द ऑफेंस अगर कुछ हुआ है और साथ में उस व्यक्ति ने कुछ कहा है या किया है, तभी वो रेस जेस्टे होगा। उसके इमीडिएटली बाद अगर कुछ किया है तो रेस जेस्टे नहीं है। प्लस सेम टाइम सेम प्लेस पे ही चीजें हुई हो तभी रेस जेस्टे होगा। कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सेम टाइम सेम प्लेस पे चीजें होना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है सेम टाइम एंड सेम प्लेस पे नहीं हुआ तो रेस जेस्टे नहीं है। इस केस में महिला ने टेलीफोन ऑपरेटर को फोन लगाया था, महिला ने कॉल अपने घर से किया था, टेलीफोन ऑपरेटर ने अपने ऑफिस से फोन उठाया था, इसके बाद पुलिस को सचेत किया था और पुलिस पहुंची थी घर। तो ये जो चीज हुई है रेस जेस्टे था या नहीं? था। इसके बाद है क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला का केस। नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग केस। इस केस में क्या हुआ था? अब्दुल्ला नाम के एक व्यक्ति ने एक 15 साल की लड़की का गला काट दिया था। जब गला काट दिया तो जाहिर सी बात है वो कुछ बोल तो पा नहीं रही थी, लेकिन वो जिंदा थी। तो ऐसे में उससे सवाल ये किए गए कि किसने किया, किसने किया। तो उसकी माँ उसे इशारों से समझाती जा रही थी कि बेटा खान था क्या, बेटा ये था क्या, बेटा वो क्या था क्या। अब्दुल्ला का नाम आते ही लड़की ने पलक झपकाई। पहली चीज जो इस केस में पहली चीज जो इस केस में डिसाइड की गई थी वो ये था कि अगर प्रॉम्प्टेड एक्शन है, आप किसी से कुछ पूछ रहे हो, वो हाँ ना में जवाब दे रहा है, प्रॉम्प्टेड एक्शन है, तो वो कंडक्ट नहीं है। दैट इज नॉट कंडक्ट। ठीक है। दूसरी चीज जो इस केस में पूछी गई थी, जो इस केस में आई थी, वो ये था कि क्या ऐसे किसी कंडक्ट को डाइंग डिक्लेरेशन माना जा सकता है? तो हाँ, डाइंग डिक्लेरेशन तो ये माना जा ही सकता है। इसके बाद केस आया रामनाथन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का, जो कि था एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड पे। तो आप मुझे बताओ कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, जिसके बारे में हमने बहुत पढ़ा है, सेक्शन 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेक्शन 9 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसमें टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है। तो ऐसे में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की एविडेंशियरी वैल्यू कितनी होगी? बहुत ज्यादा नहीं। इसकी एविडेंशियरी वैल्यू होती है सिर्फ कोरोबोरेटिव नेचर की। ये सिर्फ एक कोरोबोरेटिव एविडेंस है, ये अपने आप में सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। नहीं है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड पुलिस थाने में किया जाता है और इसे फिर कोरोबोरेट करने के लिए विक्टिम से, जो विटनेस था, उस विटनेस से कोर्ट में भी दोबारा इसकी अक्यूज की पहचान करवाई जाती है, जिसे डॉक आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का कोरोबोरेशन कैसे करवाया जाता है? डॉक आइडेंटिफिकेशन से। तभी इसकी वैल्यू है, अदरवाइज इसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है। इसके बाद आया केस मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर का। इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है, ऐसे में कॉन्स्पिरेटर्स कौन कौन थे और कॉन्स्पिरेसी किसके बीच में हुई थी, कॉन्स्पिरेसी हुई है या नहीं हुई है। इसके लिए कॉन्स्पिरेसी के दौरान जो भी कहा गया, करा गया, लिखा गया, वो सब रेलेवेंट है। हाँ, लेकिन एक बार कॉन्स्पिरेसी खत्म हो गई, या फिर कॉन्स्पिरेसी का आपका जो ऑब्जेक्ट था, जिस चीज के लिए आप षड्यंत्र कर रहे थे, वो ऑब्जेक्ट अगर एक बार अचीव हो गया, उसके बाद अगर कुछ कहा है, तो वो रेलेवेंट नहीं होगा। इस केस में दो लोगों ने मिलके कॉन्स्पिरेसी की थी एक व्यक्ति को मारने के लिए, और इन्होंने कॉन्स्पिरेसी के दौरान बहुत सारे लव लेटर्स एक्सचेंज किए थे। तो वो जो 13 लव लेटर एक्सचेंज हुए थे,
उन्हें एविडेंस माना गया था कॉन्स्पिरेसी के लिए। ये सेक्शन 10 के लिए इंपॉर्टेंट केस है। इसके बाद आया केस दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट केस। ये केस बात करता है एलिबाई के प्रिंसिपल के बारे में। एलिबाई क्या है? कहीं और होने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बीइंग समवेयर एल्स। इस केस में कोर्ट ने ये कहा था कि अगर डिस्टेंस बहुत कम है, जो कि कुछ ही मिनटों में कवर किया जा सकता है, तो क्या ऐसे में एलिबाई का बेनिफिट दिया जाएगा? क्या ऐसे में एलिबाई का बेनिफिट दिया जाएगा अक्यूज्ड को? कोर्ट ने कहा नहीं। अगर डिस्टेंस इतना कम है, 5 से 10 मिनट की दूरी थी सिर्फ घटनास्थल से, तो ऐसे में एलिबाई का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इसके बाद केस आया पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर का। पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर के केस में कोर्ट ने दो चीजों के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया। पहली जो चीज थी वो ये थी कि पकला नारायण स्वामी के केस में दो बातों पे डिस्कशन हुआ। एक तो था कन्फेशन और दूसरा था डाइंग डिक्लेरेशन। तो कोर्ट इस केस में हुआ ये था कि जो विक्टिम था, विक्टिम पकला नारायण स्वामी के घर पहुंचा था, वहां पे इनकी लड़ाई हुई। पकला नारायण स्वामी ने मार दिया, मार के डेड बॉडी को बहुत सारे पीसेस में काट के एक ट्रंक में ट्रेन के डब्बे में छोड़ दिया। जब बहुत दिनों तक विक्टिम घर नहीं आया, तब उसकी वाइफ ने कंप्लेंट लिखवाई। एंड इस केस में पुलिस जब अक्यूज से पूछताछ कर रही थी, पकला नारायण स्वामी से पूछताछ कर रही थी, तब उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ वो घर आए थे और हमारा झगड़ा भी हुआ था। बस इतनी सी ही बात को पुलिस ने ये कह दिया कि ये तो कन्फेशन हो गया, ये तो मान रहा है कि ऐसा हुआ है, तो इसने ही मारा होगा। कोर्ट ने कहा कि ऐसे स्टेटमेंट जिनसे आप इन्फेरेंस ड्रॉ कर सको कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, वो स्टेटमेंट कन्फेशन नहीं है, वो सिर्फ एक एडमिशन है। दीज आर नॉट कन्फेशन। कन्फेशन क्या होगा? डायरेक्ट एडमिशन ऑफ गिल्ट। अगर पकला नारायण स्वामी कहता कि हाँ वो आए थे, हमारा झगड़ा हुआ था और गुस्से में मैंने मार दिया, ये था कन्फेशन। खैर पुलिस ऑफिसर को अगर वो भी किया गया हो तो वो भी रेलेवेंट नहीं है। सो द नेक्स्ट केस इज पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब पलविंदर कौर के केस में कोर्ट ने ये कहा कि एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जिससे आपका गिल्ट खत्म हो रहा हो, और इनकल्पेटरी स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट जिससे आपका गिल्ट शो हो रहा हो। ऐसे स्टेटमेंट ऐसी ऐसे स्टेटमेंट अगर पूरा एक ही स्टेटमेंट का पार्ट बन रहा हो, तो या तो आप पूरा ही स्टेटमेंट एक्सेप्ट करोगे, बोथ द एक्सकल्पेटरी एंड इनकल्पेटरी पार्ट, दोनों पार्ट्स के साथ उसे एक्सेप्ट करोगे, या फिर दोनों ही पार्ट्स के साथ उसे रिजेक्ट कर दोगे। आप अपनी मर्जी से इनकल्पेटरी पार्ट जो कि अक्यूज को गिल्टी बता रहा है वो एक्सेप्ट कर लो, और एक्सकल्पेटरी पार्ट जो उसका रीजन बता रहा है कि गिल्ट क्यों था, या फिर कोई एक एक्सक्यूज दे रहा है, उस पार्ट को छोड़ दो। ऐसा नहीं कर सकते, दिस कैन नॉट बी डन। इसके बाद अग्नू नगेसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था। ये केस भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। इस केस में क्या हुआ कि अग्नू नगेसिया अपनी एक रिलेटिव का खून कर देते हैं, उस रिलेटिव के पूरे परिवार को मार देते हैं, इंक्लूडिंग एक छोटा बच्चा। और इसके बाद पहुंच जाते हैं पुलिस के पास, और पुलिस के पास जाके बताते हैं कि मैंने अपनी बुआ को मार दिया है, उनके परिवार को भी खत्म कर दिया है, उसमें एक छोटा बच्चा था, मैंने उसे भी मार दिया है, मैंने मारने के बाद डेड बॉडी यहाँ फेंकी है। इसके बाद डेड बॉडीज मिल गई। डेड बॉडीज मिल गई तो जो सेशन कोर्ट था उसने भी फांसी की सजा सुना दी, हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया। अब जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सवाल ये था कि पुलिस को दिया गया कन्फेशन क्या रेलेवेंट है? क्या सिर्फ उस स्टेटमेंट के बेसिस पे हम किसी को सजा दे सकते हैं? तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। पुलिस को दिया गया कन्फेशन तो वैसे भी रेलेवेंट नहीं होता। सेक्शन 27 के अंदर अगर हम इसका रेलेवेंसी मान भी लें, तो भी सिर्फ सेक्शन 27 के बेसिस पे किसी को सजा नहीं दे सकते। इस केस में अग्नू नगेसिया को छोड़ दिया गया था। इसके बाद आया केस पुलुकुरी कोटैया वर्सेस एम्परर का। तो सेक्शन 27 से ही रिलेटेड है ये केस। आपने ये सुना होगा कि सेक्शन 27 में डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है, रिकवरी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें क्या डिफरेंस है डिस्कवरी एंड रिकवरी में? सो देखिए, डिस्कवरी क्या है? डिस्कवरी है जब स्टेटमेंट मिला तो उस स्टेटमेंट में जो कहा गया था वो सारी चीजें आपने बरामद कर ली। रिकवरी क्या है कि स्टेटमेंट मिलने के बाद रिकवर हुआ। तो इस केस में पुलकुरी कोटैया के केस में ये कहा था कि डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है, रिकवरी नहीं। इस केस में हुआ क्या था
कि पुलिस ने अपनी जांच के दौरान ही बहुत सारे हथियार बरामद कर लिए थे। इसके बाद अक्यूज ने स्टेटमेंट भी दिया और उसने स्टेटमेंट में क्या बताया कि मैंने हथियार यहाँ 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 फेंके हैं। पुलिस उन हथियारों को पहले ही बरामद कर चुकी थी। तो ऐसे में अक्यूज ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहा कि जो भी हथियार बरामद किए गए थे वो तो स्टेटमेंट देने से पहले ही कर लिए गए थे। तो ऐसे में सेक्शन 27 के अंदर तो ये रेलेवेंट होगा ही नहीं। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा था डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है, रिकवरी नहीं। अगर हथियार उसी जगह से मिले थे जहां से ये बता रहा था तो ये स्टेटमेंट भी रेलेवेंट होगा। इसके बाद आया काठीकालू वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस। सेक्शन 27 जो है ये नार्को एनालिसिस से भी रिलेट करता है। तो आप अगर पुलिस को कोई भी स्टेटमेंट देते हो, जिस स्टेटमेंट से पुलिस कुछ भी बरामद करती है, कोई भी फैक्ट डिस्कवर कर लेती है, वो स्टेटमेंट रेलिवेंट है सेक्शन 27 के अंदर। अब ये कैसे होता है? तो देखिए, कई बार तो अक्यूज खुद बता देता है कि मैंने चोरी का सामान यहाँ फेंका है, मैंने हथियार यहाँ फेंके हैं, वगैरह वगैरह, वो खुद ही बता देता है। लेकिन कई बार पुलिस को उंगली टेढ़ी करके निकालना पड़ता है सच। तो ऐसे में क्या होता है कि पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाता है, नार्को एनालिसिस करवाया जाता है, इस तरह के मैकेनिज्म करवाए जाते हैं। अब इस केस में, ये बहुत लैंडमार्क केस है, इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि अगर अक्यूज्ड ने कंसेंट नहीं दिया है, अगर वो वॉलंटरीली इन सारे टेस्ट के लिए नहीं मान रहा है, तो आप ऐसे टेस्ट का रिजल्ट एविडेंस में नहीं दे सकते, इनएडमिसिबल होगा वो। आप टेस्ट करवा लो लेकिन हम उसे एविडेंस में लेंगे ही नहीं अगर अक्यूज ने कंसेंट ना दिया हो। इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आया है जिसके ऊपर 2019 में एक सवाल भी आया था, अर्जुन पंडितराव खोटकर वर्सेस कैलाश कृष्णराव गोंत्रेयाल। सो ये जो केस है ये 2021 में आया है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इस पे। सो इस केस में क्या था? इस केस में सेक्शन 65 बी की रेलेवेंसी के बारे में बात की थी। इससे पहले बहुत सारे केसेस आए थे, पीके बशीर का भी केस था, इसके अलावा तोमासो ब्रूनो का केस था, इसके अलावा नवजोत संधू का केस था। तो बहुत सारे केसेस आए थे जिन केसेस में कोर्ट ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पेश किया जाता है तो उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की एविडेंशियल वैल्यू निकालेंगे कैसे, कैसे एक्सेप्ट करेंगे, कब एडमिट करेंगे, कब नहीं करेंगे। क्या जो सर्टिफिकेट 65 बी के सबसेक्शन 4 में मेंशन्ड है, क्या वो सर्टिफिकेट जरूरी है, या फिर अगर प्राइमरी नहीं है तो 65 के अनुसार भी एडमिसिबल किया जा सकता है। तो कोर्ट ने इस केस में कहा कि अगर इसकी एविडेंशियरी वैल्यू, इसकी या फिर एडमिसिबिलिटी, सॉरी, अगर इसकी एडमिसिबिलिटी की बात करें तो इसकी एडमिसिबिलिटी साफ साफ बताई है 65A एंड 65B में। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की एडमिसिबिलिटी उस सर्टिफिकेट के बिना पूरी नहीं होगी, वो सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। इसके बाद आया है 2023 में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस, अजिंक्य फिरोदिया वर्सेस अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया। इस केस में बात हुई है लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड के बारे में। कोर्ट ने 2014 में नंदलाल बड़वायक वर्सेस वासुदेव नंदलाल बड़वायक के केस में, लता नंदलाल बड़वायक वर्सेस नंदलाल बड़वायक के केस में ये कह दिया था कि सेक्शन 112 सिर्फ एक लीगल फिक्शन है, जबकि डीएनए टेस्ट एक हार्डकोर एविडेंस है। तो डीएनए टेस्ट विल प्रिवेल ओवर कंक्लूसिव प्रूफ। इस केस में उस जजमेंट को रिवर्स करते हुए कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। सेक्शन 112 का एक बहुत ही डीप मीनिंग है, और वो मीनिंग है किसी भी बच्चे की प्राइवेसी को बचाना और उस बच्चे को अननेसेसरी हरासमेंट से बचाना। तो अगर बच्चा ड्यूरिंग द वैलिड मैरिज कभी पैदा हुआ है तो उसे लेजिटिमेट मानना ही पड़ेगा, until and unless नॉन एक्सेस कैन बी प्रूव्ड। और डीएनए टेस्ट हर किसी केस में अलाउ नहीं किया जाएगा, बहुत रेयर केसेस में ही डीएनए टेस्ट अलाउ किया जा सकता है। सो दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अगर आप चाहते हैं कि हम हर सब्जेक्ट के लिए इस तरह के वीडियोस लेकर आए तो प्लीज शो अस सम लव, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग गाइस, टेक केयर। अच्छा, जाने से पहले एक अच्छी खबर सुना के जाती हूँ। सो हम लेकर आ रहे हैं 50 डे का बुलेट कोर्स फॉर क्लैट पीजी। क्लैट पीजी में अब बहुत ही कम दिन रह गए हैं, राइट? अगर आपने अपनी तैयारी अभी भी नहीं की है, अब करना चाहते हो, तो देखो सबसे ज्यादा चीजें जो इंपॉर्टेंट है बस वो कर लो। तो ऐसे में आपको क्या मिलेगा, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं
उन सारे ही सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डेड क्लासेस, सो दैट आप अपने हिसाब से पढ़ पाओ। अगर आपको लगता है कि आप सबसे पहले सीआरपीसी खत्म करना चाहते हो तो वो कर लो, आपको लगता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे ज्यादा सवाल आता है तो वो कंप्लीट कर लो, आप अपने हिसाब से तैयारी करो। दूसरी चीज क्या, कि लाइव क्लासेस फॉर केस लॉ समरी, तो 2023 के जो केसेस है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस है, उन केसेस की आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, ताकि केस लॉ में कोई कंफ्यूजन ना रहे। केस लॉ से सबसे ज्यादा चीजें पेपर में आती हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। तो इसीलिए लास्ट मिनट तैयारी के लिए, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये स्टार्ट हो रहा है 16 अक्टूबर से। आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, 7676544400। इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो फॉर एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज। थैंक यू सो मच गाइस, हैप्पी लर्निंग।